सो नस्ट इक्वेशन के बाद अब नस्ट इक्वेशन पे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, किस किस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, उन सभी प्रॉब्लम के क्लासेस को हमने एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन की हेडिंग में रखा है, राइट। सो जब मैं आपसे यहां पे एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं तो आप ये नहीं सोचें कि एक थ्योरी का पार्ट है। थिंक लाइक इट इज वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, राइट। लाइक जैसे मैंने कहा, सबसे पहला एप्लीकेशन है नस्ट इक्वेशन का कि हम उससे ई सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा सोचिए, अच्छा अगर कभी ई सेल कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आएगा तो हम इस तरीके से सोचेंगे, राइट। उसी प्रकार से नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ई हाफ सेल। तो इसे रादर आप थ्योरी सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर कभी किसी हाफ सेल का, किसी कैथोडिक हाफ सेल का या किसी एनोडिक हाफ सेल का हमसे ई हाफ सेल पूछेगा, हमसे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेगा, तो हम इस तरह से करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। आपको कुछ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा। जैसा मैंने पहले कहा, फिर कहता हूं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, आप ये ना मान ले कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो वही एनोड है, आप ये नहीं माने। अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो वही कैथोड है, ये नहीं माने। आप गिवन डाटा को कंपेयर करें, दोनों को एक ही पोटेंशियल में कन्वर्ट कर ले। मेरा सजेशन है दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर ले और फिर कंपेयर करें कि कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन करें, ये कैथोड है, ये एनोड है। जो दिया गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये लगता है जो दिया गया है वही है, ऐसा नहीं है। वो एक डाटा गिवन होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा गिवन होता है। उस गिवन डाटा से हमें पता करना होता है कौन कैथोड है, कौन एनोड है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस से कुछ अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन होगा। आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा और आपसे ई सेल पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले आप ई नॉट सेल को फाइंड करें। किसको फाइंड करें? ई नॉट सेल को। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बच्चों? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ये कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी, जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको ई नॉट सेल मिलेगा। सबसे पहले ई नॉट सेल को फाइंड करें। उसके बाद जो गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन है उसे कैथोडिक हाफ सेल, उसे एनोडिक हाफ सेल में तोड़ें, वहां से सेल रिएक्शन लिखें। और जब आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा, जब आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा तो फिर उस सेल रिएक्शन से आप Q और N की वैल्यू को फाइंड करें और उसे नस्ट इक्वेशन पुट कर दें, ठीक है। जिसे हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। बट आप ये समझिए कि जब भी ई सेल करना होगा या जब भी ई सेल फाइंड करना होगा तो हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ई हाफ सेल, ठीक है। केवल एक हाफ सेल गिवन हो, या तो कैथोडिक हाफ सेल गिवन हो या तो एनोडिक हाफ सेल गिवन हो, और उसका या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हो या तो रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हो, राइट। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब ये क्या हुआ? एनोडिक हाफ सेल, मतलब यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मुझे कौन सी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन की। तो मैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख रहा हूं, एम सॉलिड गिव्स Mn प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये ऑक्सीडेशन हाफ है। इस रिएक्शन का क्या हम क्यू लिख सकते हैं? हमें क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि नस्ट इक्वेशन में हमें याद होना चाहिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। तो किसी भी रिएक्शन से हमें क्यू का एक्सप्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो हमारा इंटेंशन होता है इन सभी प्रॉब्लम्स में कि सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखें। कंप्लीट सेल रिएक्शन है तो कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिखें, नहीं तो हाफ सेल रिएक्शन है तो हाफ सेल लिखें। तो अभी फिलहाल आपके सामने एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन मैंने लिखी, एम सॉलिड से बना Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है। क्यों? कंप्लीट सेल रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये केवल ऑक्सीडेशन है। वहीं पे दूसरी रिएक्शन गिवन है रिडक्शन हाफ सेल, ये केवल रिडक्शन है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं जाके एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब सवाल हमसे कहता है, ये जो गिवन हाफ सेल है, ये जो गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसमें लेट्स से कंसंट्रेशन 5 मोलर है, लेट्स से कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। भाई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो कंडीशन स्टैंडर्ड जब नहीं है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कोई दूसरा कंसंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। अब सवाल यही आपसे पूछता है कि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। तो उसका करने का तरीका क्या होगा? जो हमारा नस्ट इक्वेशन था एज इट इज वही है, बस फर्क इतना है, जब आपने डिराइव किया तो वो था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन हाफ है तो हम लिख देंगे ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Mn प्लस।
ठीक उसी प्रकार से रिडक्शन हाफ। तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? रिडक्शन की। मैंने आपके सामने मेटल आयन के रिडक्शन की रिएक्शन लिखी है। तो Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन से क्या बना बच्चों? M सॉलिड। इस रिएक्शन का क्या Q हम लिख लेंगे? लिख लेंगे। इसका Q का एक्सप्रेशन क्या होगा? 1/Mn प्लस। जैसा कि आपको याद होना चाहिए, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को क्या लिखा जाता है? 1। तो ये क्या लिखेंगे अपन? 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। बोलो हाँ या ना। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, दिस इज पर्टिकुलरली रिएक्शन क्वोशिएंट Q। ठीक है। अब ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन का। तो कौन सा पोटेंशियल आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो E रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.05 nN log 1/Mn प्लस। कभी कभी क्या होता है कि आपको बस इलेक्ट्रोड दिया होगा, जैसे मैंने कह दिया जिंक इलेक्ट्रोड। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एट दिस कंसंट्रेशन। जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोड के बारे में स्पेसिफाइड ना हो, कुछ हिंट प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है, तो आप खुद से ये मान लेंगे कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल का ही एक्सप्रेशन लिखना है। अगर किसी इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाएगा, केवल रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। इज दिस क्लियर? उसी प्रकार से हम लोग नस्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं। इमेजिन करिए, मैंने आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और मैं आपसे पूछूं कि इससे बनने वाला सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जिंक 2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस एंड देन Cu। ठीक है, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। आप सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये क्या है बच्चों? एनोड है। ये राइट हैंड साइड पे है तो ये क्या है बच्चों? कैथोड है। मेरा सवाल ये है कि इससे बनने वाला जो सेल है, इससे बनने वाला जो सेल है, क्या वो स्पॉन्टेनियस होगा? क्या वो फिजिबल होगा? अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या सोचना है, जरा सुनिएगा। हम सबको समझना है डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल होता है। ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को कैसा होना पड़ेगा? निगेटिव। डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो ई सेल को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो आप एक रूल बना ले, जब कभी स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो समझ जाए कि ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर कभी ऐसा होता है कि मैंने इमेजिन करो ये सेल रिप्रेजेंटेशन बदल दिया होता और मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लिया होता Cu2 प्लस Cu। ठीक है, सॉरी, Cu वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन जिंक 2 प्लस वर्टिकल लाइन जिंक, ऐसा है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, 1 मोलर है, 1 मोलर है, सॉलिड है, प्रेशर, सारी चीजें। अब मैं आपसे पूछता कि क्या इसका जो ई नॉट सेल होगा वो पॉजिटिव आएगा? अब इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव नहीं आएगा। कैसे? आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जब आप यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे तो यू विल फाइंड कि यहां पे जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। तो लेस देन 0 आने का मतलब हुआ कि ये जो आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन है, इससे आने वाली जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। तो इसको हम एज अ एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं कि अगर कभी आपसे स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो ई सेल कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, तभी तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। या जब कभी ई सेल लेस देन 0 आता है तो आपको समझ जाना है उस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वो जो सेल रिएक्शन है, वो जो फिजिबिलिटी है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो प्रोसेस फिजिबल नहीं है। इन द सेम वे अगर कभी ई सेल इक्वल टू 0 आता है तो डेल्टा जी इक्वल टू 0, ये सेल रिएक्शन कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम का टाइप हुआ। जैसा मैंने पहले कहा, इसे आप एज अ थ्योरी मान के मत पढ़े, एक प्रॉब्लम का टाइप मान के पढ़े कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो हम ऐसा सोचेंगे। इन द सेम वे कभी कभी प्रॉब्लम में आपको ई नॉट सेल गिवन होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है। किसकी वैल्यू पूछता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए मैंने जो सेल रिप्रेजेंटेशन यहां लिखा था, फिर से लिख देता हूं, जिंक वर्टिकल लाइन जिंक 2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस वर्टिकल लाइन Cu। ठीक है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन का, इससे बनने वाले सेल का मैंने आपको ई नॉट सेल का डाटा दे दिया और हमने कहा कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो नस्ट इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल कितना हो जाएगा? 0। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो जो रिएक्शन क्वोशिएंट Q है, क्या वही K बन जाएगा? मैंने इसको 0 किया, Q को K किया, रिएक्शन इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमारे सामने एक्सप्रेशन आ चुका है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log K। अब इस इक्वेशन की मदद से आप यहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू को पुट करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है,
मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोलर, जब प्रेशर कितना हो 1 बार, वो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईयूपीएसी के द्वारा 0 माना गया। कभी कभी प्रॉब्लम का एक टाइप आता है कि वहां पे H+ की कंसंट्रेशन को बदल देता है, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बदलेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। जब कंसंट्रेशन को बदल दिया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ चेंज हो गया। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि pH बदल गया। जब pH को बदलेंगे, कंसंट्रेशन को बदलेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल चेंज। अब प्रॉब्लम का एक टाइप आता है कि इस पर्टिकुलर pH पे क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा E रिडक्शन इक्वल टू -0.0591 pH। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, अगर किसी इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो केवल रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड किया जाएगा। तो अगर मेरा सवाल ऐसा आया, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 2, तो आपको समझ जाना है मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया कि रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा हूं, तो आपको समझ जाना है कि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। सो ई रिडक्शन इज इक्वल टू -0.0591 इनटू pH। सारी बातों की अगर मैं एक बात सम करके कहूं तो ये कहूंगा, जब भी कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस हिस्से से सवाल आता है तो आपको ये चीजें दिमाग में सबसे पहले क्लियर करनी है। क्या? सबसे पहले आपको देखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता करना है एनोड और कैथोड। फिर आपको लिखना है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन से आपको लिखना पड़ेगा Q का एक्सप्रेशन और फाइंड करना होगा N और उसे नस्ट इक्वेशन में पुट करना है। कैसा भी सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, यही प्रोसेस हम बार बार करेंगे। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से एनोड और कैथोड, और फिर वहां से लिखेंगे सेल रिएक्शन। वहां सेल रिएक्शन से हम लोग फाइंड करेंगे Q और N और उसे हम पुट करेंगे नस्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सो प्रॉब्लम जो आपके सामने है, फाइंड ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। अपने पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और एक टर्म लिखा है कंसंट्रेशन सेल। आप इस टर्म के पीछे ना जाएं, राइट? मैं ये सिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को करने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, शब्दों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लिखूं, मैं यहां इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, ऐसे किसी भी शब्दों का प्रयोग किया जाए, उससे घबराना नहीं है। ऐसे सवालों का करने का स्टैंडर्ड तरीका है। एक बात तो पक्की है कि अपने से सवाल ने ई सेल पूछा है, और अगर आप कंडीशन को ध्यान से देखें तो यहां पे जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर नहीं है। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो एक बात तो पक्की है कि ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है। यहां पे हमें ई नॉट सेल नहीं, ई सेल फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ई सेल फाइंड करना है तो मन में नस्ट इक्वेशन का ख्याल आया। जैसा मैंने पहले कहा था, जब भी आपको नस्ट इक्वेशन लगाना है तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल रिएक्शन को लिखने की कोशिश करें। तो मैं वही कर रहा हूं। आपके सामने जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम सबसे पहले एनोड और कैथोड का सिलेक्शन करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो क्या है? एनोड, और जो राइट हैंड साइड पर है वो क्या है? कैथोड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड है, राइट हैंड साइड पर कैथोड है। एनोड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन हाफ। उसके लिए क्या लिखूंगा? रिडक्शन हाफ। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेल रिएक्शन। तो चलिए लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहा हूं बच्चों। तो ऑक्सीडेशन हाफ जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन है, तो कैसे लिखूंगा मैं? H2। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन में, हाँ या ना? ये हमने आपके सामने ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया। अब आपके मन में रहे कि यहां का जो प्रेशर है वो P1 है, यहां का जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, इसे हम बाद में एक साथ लिखेंगे, राइट? नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन हाफ पे। जो राइट हैंड साइड पे है, क्या वही कैथोड है? क्या वही पे रिडक्शन होगा? तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं रिडक्शन हाफ। जब हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे बच्चों, तो रिडक्शन हाफ जरा आप ध्यान देखें, इस बार जो रिडक्शन हाफ है, जो कैथोड है वो भी हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना?
तो यहां पर जो रिडक्शन होगा वो भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड होगा का ही होगा। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2 गैस। बस फर्क इतना है कि यहां की कंसंट्रेशन C2 है, यहां का प्रेशर P2 है। हो सकता है P1 P2 इक्वल हो, बात की बात है। हो सकता है C1 C2 इक्वल हो, बात की बात है। मैं तो आपसे सवाल करने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं कि जब कभी अपने सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ, आपको रिडक्शन हाफ लिखना होगा और फिर दोनों को ऐड करना होगा ताकि हमें सेल रिएक्शन मिल जाए। सर सेल रिएक्शन क्यों चाहिए? अरे नस्ट इक्वेशन में Q का एक्सप्रेशन आता है, तो Q के एक्सप्रेशन के लिए हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो आप जरा देखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कैंसिल हो रहे हैं। मतलब इस प्रोसेस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N2? मुझे पता चल गया कि इस सेल रिएक्शन के लिए जो N की वैल्यू आएगी वो कितनी है? 2। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे सेल रिएक्शन लिख रहा हूं, तो कैसे लिख रहा हूं? H2 गैस। याद रखना, सबसे पहले ये वाला लिखा मैंने, ठीक है। बच्चा कहता है सर ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर प्रेशर इक्वल है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए, क्या यहाँ पे P1 P2 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। जब P1 P2 इक्वल है तो हम इस एक्सप्रेशन को ना लिखे तब भी चलेगा, बट मैं एक्चुअली कुछ बताना चाहता हूं, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। H2 गैस जिसका प्रेशर मैं P1 मान के चल रहा हूं, प्लस 2H प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख रहे हैं अपन। कंसंट्रेशन कितना बच्चों इसका? C2। इधर वाले को अपन ने क्या बोला है? P1 C1। इधर वाले क्या बोला है? C2 और P2। बोलो हाँ या ना। अब हमने लिखा ये P1 C2 और यहां से जो रिएक्शन आ रही है वो क्या बना? 2H प्लस प्लस H2। जो 2H प्लस है कंसंट्रेशन कितना बच्चों? C1। ये कितना है प्रेशर बच्चों? P2। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं ये सब लिखने की आवश्यकता हो सकता है नहीं पड़े। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये वाला स्टेप बहुत छोटा होता जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड अप्रोच के लिए मैं इस पूरे प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं, एक एक स्टेप को बता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो आपके सामने लिखा है ये सेल रिएक्शन है। क्या है ये? सेल रिएक्शन। अब ये जो सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन का हमें क्यों लिखना है? सर हमें क्यों क्यों लिखना है? अरे नस्ट इक्वेशन में क्यू का एक्सप्रेशन आता है, उसी के लिए हमें क्यों लिखना पड़ेगा। हमने एन पता कर लिया, चलिए क्यों लिखते हैं। अब जब हम क्यू लिखते हैं तो आपको याद ये रखना है कि यहां पर क्यू के एक्सप्रेशन में प्रेशर भी लिखा जाएगा कंसंट्रेशन के साथ में। प्रेशर भी लिखा जाएगा कंसंट्रेशन के साथ में। मतलब अब जब क्यू का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज P2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। स्टोइचियोमेट्री कितना है? 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इधर आते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर से दैट इज कितना है बच्चों? P1। तो अब मैं यहां पे P1 P2 लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां क्या लिख दूं मैं? P1। यहां ऊपर क्या लिख दूं मैं? P2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? C2। तो C2 का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? C1। तो C1 का होल स्क्वायर। ये जो आपके सामने लिखा है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Q। जो मुझे आपको यहां नया बताना था वो ये कि जब आप Q का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन के साथ में प्रेशर भी लिखेंगे, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है Q का, चलिए सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। P2 P1 तो इक्वल है जैसा मैंने पहले कहा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं होता तो जो वैल्यू होती है वो हम यहां पे पुट कर देते हैं। 1 ATM 1 ATM दोनों इक्वल है, इट विल कैंसिल आउट। C1 C2 को देखते हैं। C1 कितना है? 0.01। 10 की पावर -2 बोल रहे हैं, तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन C2 कितना है बच्चे? 0.1। 10 पावर -1 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, राइट। 10 की पावर -4 10 पावर -2 ऊपर जाएगा 10 पावर +2 10 पावर -4 10 पावर +2 कितना जाएगा? 10 पावर -2। तो कितना बचा? 10 की पावर -2। क्लियर? यहां तक हमने सेल रिएक्शन लिख लिया, हमने क्यू लिख लिया, हमने एन फाइंड कर लिया। अब आते हैं ई नॉट सेल पे। आपको क्या लगता है इसका ई नॉट सेल क्या होगा? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? जो राइट हैंड साइड पे है क्या वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है? जब हम ई नॉट सेल फाइंड करेंगे, राइट, ई नॉट सेल क्या फाइंड करेंगे? ई नॉट सेल। यहां लिख देता हूं मैं, जब हम ई नॉट सेल फाइंड करेंगे तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। व्हाट इज ई नॉट कैथोड? एसआरपी ऑफ कैथोड। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC ने 0 माना है। 0 - 0 विल बी 0। इसका मतलब इसका जो ई नॉट सेल है वो कितना है? 0। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ई नॉट सेल। चलिए हमने Q लिख लिया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 की पावर -2। अब हम लोग लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन यहां मैं लिख रहा हूं E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल कितना? 0 माइनस 0.0591। क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हम 0.06 ले ले चलेगा?
0.06 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू लॉग, लॉग क्या, लॉग क्यू, क्यू कितना है 10 की पावर -2, लॉग 10 की पावर -2, 0.06 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर -2 बाहर आएगा, -2 बाहर आएगा, log 10 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारे सामने ई सेल की वैल्यू कितनी बच्चों 0.06 वोल्ट। मैंने इस प्रॉब्लम में जो किया ये सभी सवालों को करने का स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ, कभी प्रेशर गिवन नहीं होता, लिखने की आवश्यकता नहीं, कभी दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है कैंसिल हो जाएगा, कभी प्रेशर अलग अलग है उसे सॉल्व करिएगा, कभी ई नॉट सेल की वैल्यू 0 नहीं है वो पुट करिएगा। बट दिस इज द स्टैंडर्ड केस, इसी तरीके से हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, क्रोमियम 3+ 0.1 मोलर, Fe2+ 0.01 मोलर और Fe, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, हमसे ई सेल पूछा है। प्रॉब्लम देख के भी आप समझ सकते हैं कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे ई सेल का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से हम लोग सबसे पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब यहां पे कैथोड कौन है Fe, इसका क्या लिखना है एसआरपी, हमें दिया क्या है एसआरपी, Fe2+ से Fe रिडक्शन ही तो हो रहा है, हमें क्या दे रखा है एसआरपी, और हमें लिखना क्या है एसआरपी, तो मैं यहां लिख दूंगा -0.45 माइनस। अब आते हैं एनोड पे, एनोड कौन है क्रोमियम, एनोड का हमें क्या लिखना है एसआरपी, हमें दिया क्या है एसआरपी। ये किस्मत अच्छी है कि हमें एसआरपी ही दिया है, यहां पर हो सकता था मैं दोनों का एसओपी दूं, मैं एक का एसआरपी एक का एसओपी दूं, राइट। तो आप समझिए कि मुझे जो लिखना है उसके फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो -0.05 माइनस, आते हैं एनोड पे, क्या लिखना है इसका हमें बच्चों एसआरपी, हमें दिया क्या है एसआरपी कितना है -0.75। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -0.45 प्लस 0.75 विच कम्स आउट 0.3, तो 0.3 वोल्ट तो हो गया ई नॉट सेल। अब हमारा इंटेंशन है वो नस्ट इक्वेशन वैल्यू को पुट करना है, बट नस्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए रिएक्शन क्वोशेंट Q, और Q के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। मैं यहां से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रहा हूं, ये जो रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे है ये ऑक्सीडेशन हाफ, तो कैसे लिखूंगा बच्चों में, क्रोमियम से बना क्रोमियम 3++3 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखते हैं अपन लोग रिडक्शन हाफ, तो हम यहां पे लिख रहे हैं रिडक्शन हाफ। जब रिडक्शन हाफ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, रिडक्शन हाफ Fe2+ कहां कन्वर्ट हो रहा है Fe में, तो Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ये मैंने आपके सामने लिख दिया रिडक्शन हाफ। अब इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने का नियम होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, किसी भी हाफ रिएक्शन को ऐड जब करेंगे तो नियम होता है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो ये जो 3 है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इंटेंशन क्या था 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा बच्चों तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी कुछ ऐसी, 2Cr प्लस 3 Fe2+ गिव्स 2 क्रोमियम 3+ प्लस 3 Fe, ये आपके सामने हमने लिख दी रिएक्शन सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन से हम लोग लिखते हैं रिएक्शन क्वोशेंट का एक्सप्रेशन, जो रिएक्शन क्वोशेंट का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3+ का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ का होल क्यूब। ये सॉलिड है और प्योर सॉलिड का जो यहाँ पे एक्टिव मास लिखा जाएगा वो 1, राइट। तो हम यहाँ पे प्योर सॉलिड को नहीं लिख रहे हैं, या ऐसा समझिए कि हम 1 लिख रहे हैं और 1 को हम नहीं लिखते। इस प्रकार से क्रोमियम 3+ और Fe2+ कंसंट्रेशन हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.1, तो ऊपर हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन Fe2+ कितना गिवन है बच्चों 0.01, मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 का क्यूब मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -1 लिख दो, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा +6 10 की पावर 4। क्लियर, मैं इसे सिंप्लीफाई करके सीधे लिख देता हूं
10 की पावर 4, राइट। ये अपने पास Q का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये Q आया है, N भी हमें पता चल गया, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N ओवर हियर, 6। चलिए अब यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं ई सेल, चलते हैं नस्ट इक्वेशन के पास। तो नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना हमने निकाला था, 0.3 माइनस 0.0591 फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, उसे क्या हम 0.06 ले ले, चलेगा। तो 0.06 अपॉन एन फैक्टर 6 log Q 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 है, 4 बाहर आएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो 4 आप इससे लिख सकते हैं 0.3 माइनस 0.04, 0.01 इंटू 4, 0.04। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.26 वोल्ट। आपने देखा, मैंने फिर से इस प्रॉब्लम में सबसे पहले सेल रिएक्शन को लिखा, वहां से हमने Q और N को पता किया और नस्ट इक्वेशन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जो आपके सामने लिखा है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो अपने को 2 हाफ सेल का डाटा गिवन है। Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है पहला हाफ सेल, जो कि रिडक्शन हाफ सेल है, और दूसरे हाफ सेल में Fe2+ से Fe में कन्वर्जन हुआ, ये भी एक रिडक्शन हाफ सेल है। और तीसरा जो हमें गिवन है, जिसके बारे में हमसे पूछा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe3+ से Fe, ये भी एक हाफ सेल है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अपने को 2 या 2 से ज्यादा हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होता है। 2 या 2 से ज्यादा हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होता है और किसी तीसरे हाफ सेल के बारे में हमसे पूछा होता है। बच्चा अक्सर क्या करता है, अक्सर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि पहली वाली रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, दूसरी वाली रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। मैंने एक जनरल सवाल करने की कोशिश करी है, जहां पे मैंने E1 नॉट और E2 नॉट लिख दिया है। ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम में कोई वैल्यू गिवन होगी, अभी फिलहाल E1 नॉट और E2 नॉट लिखा है। तो स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि पहले वाले को रिएक्शन नंबर 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को रिएक्शन नंबर 2 मान लेते हैं, और तीसरे वाले का हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, तो जैसा वो थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार अपने से तीसरी रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, ये दोनों रिएक्शन का दे रखा है, तो अक्सर जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि थर्ड रिएक्शन मिल जाती है। तो उन्हें लगता है कि हमने रिएक्शन को ऐड किया है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ऐड होगा, और वो सिंपल लिख देते हैं E इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। उन्हें लगता है यही आंसर होगा। सच में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सवाल है ये क्यों गलत है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जब कभी कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है उसमें अलजेब्रा के लॉज नहीं लगते हैं, उसमें अलजेब्रिक लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 है, तो जब आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो मोलैरिटी M1 प्लस M2 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब कभी हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाना होता है, इंटेंसिव में नहीं लगा सकते, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, लेकिन हमारा मन कर रहा है नहीं यार ऐसा क्या कोई तरीका पॉसिबल है कि जैसा हम रिएक्शन के साथ कर रहे हैं वैसा ई के साथ करें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ अलजेब्रिक नहीं लगता, तो उसका तरीका यह होता है कि आप उस इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सोचे जिसमें उसका एक्सप्रेशन आता हो, जैसे कि डेल्टा जी। डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और हम सबको पता है कि डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है -NFE। बोलो हाँ या ना। ये जो अपने सामने फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू -NFE, ये तो एक्सटेंसिव है पर ये इंटेंसिव है। इंटेंसिव में हम अलजेब्रिक लॉज नहीं लगा सकते, तो तरीका ये होता है कि इंटेंसिव से रिलेटेड आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सोचो,
और फिर जो आपका मन करे वो करो। तो उसको मैं ऐसे कहता हूं कि जब कभी ऐसा आपका मन करे कि हम जैसा रिएक्शन के साथ कर रहे हैं वैसा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ करें तो करना, लेकिन तब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और फिर जैसा आप रिएक्शन के साथ कर रहे हैं वैसा उस प्रॉपर्टी के साथ करें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज इस तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड करना है तो मैं सीधे रिएक्शन को ऐड तो करूंगा, लेकिन उस केस में जो ऐड होगा वो ई नहीं ऐड होगा, वो डेल्टा जी ऐड होगा। तो मैं पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिख लेता हूं, मैं दूसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिख लेता हूं, मैं तीसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा जी वन नॉट लिख रहा हूं माइनस N1 FE1 नॉट, बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार से सेकंड रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा G2 नॉट लिख रहा हूं माइनस N2 FE2 नॉट। मैं तीसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा G3 नॉट लिख रहा हूं माइनस N3 FE3 नॉट। अब मेरे सामने इन तीनों रिएक्शन का डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3 पता है। अब जैसा हम रिएक्शन के साथ करना चाहते हैं वैसा डेल्टा G के साथ कर सकते हैं। तो मैंने इसे कहा ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, ये रिएक्शन नंबर 3 है। 1 और 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो थर्ड रिएक्शन मिल जाती है। तो जैसा हम रिएक्शन के साथ करेंगे वैसा डेल्टा G के साथ करेंगे, क्योंकि डेल्टा G एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। अब हम यहां पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों। तो माइनस N3 की वैल्यू कितनी है 3, मैं सीधे वैल्यू पुट करता हूं या सीधे बाद में भी पुट कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। माइनस N3FE3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 बच्चों माइनस N1FE1 नॉट माइनस प्लस माइनस माइनस N2FE2 नॉट, बोलो हाँ या ना। माइनस 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 को हम कैंसिल कर सकते हैं, F कैंसिल हो जाएगा। N3 N1 N2 की वैल्यू हमें पता है, N1 है 1, N2 है 2, N3 है 3। मैं सीधे यहां से लिख देता हूं E3 नॉट इज इक्वल टू N1 मतलब E1 नॉट प्लस N2 2 इंटू E2 नॉट अपॉन 3। तो जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस थर्ड हाफ सेल का निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। यहां पर आपको जब कभी सवाल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है तो जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो यही आती है कि आप यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल पाओ, और यहां पे कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं बनते हैं, राइट। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम जो यहां पे पॉसिबल बनते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन मॉल्टेन और इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है। हम लोग हमारे सिलेबस में जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो दो सेक्शन में पढ़ते हैं, दो पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस जहां आपको बताया जाता है कि जब कभी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो उसके डिकम्पोजिशन से कैथोड और एनोड पे क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, जो कि लॉजिकल प्लस थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो आपको सभी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए कि भाई कैथोड पे ये बनेगा, एनोड पे ये बनेगा एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला हिस्सा है। क्योंकि वो थ्योरेटिकल है तो मैं वो यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा दैट इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कैथोड एनोड पे क्या क्या बनेगा, राइट। लाइक डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो पहला पार्ट ये जानना होता है कि जब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड और एनोड पर क्या क्या बनेगा। जब हम ये जान जाएंगे कि कैथोड एनोड पर ये बनेगा तो चैप्टर का अगला हिस्सा होता है, टॉपिक का अगला हिस्सा होता है कि कितना कितना बनेगा।
मैं आपसे सेकंड सेक्शन दैट इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस पे बात कर रहा हूं। और जब हम क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे तो शुरुआत में मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका आपको बताऊंगा। एंड यू विल सी, जब ये सारा का सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो कहीं ना कहीं मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूंगा, और वो बात होगी ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट से इन प्रॉब्लम्स को करना बहुत आसान हो जाता है, रादर हम फैराडे के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के फॉर्मूले लगा के करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैथोड एनोड पे कितना कितना प्रोडक्ट बना। सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1 फैराडे चार्ज क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जब एक मोल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू Na, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे ही हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू कूलॉम में अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलॉम के आसपास होती है। अब आपको समझना यह है कि अब से जब भी मैं 1 फैराडे बोलूंगा तो समझ जाना कि एक मोल इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के कंबाइंड चार्ज को हम लोग कहते हैं फैराडे। सो आज से 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। कंसेप्ट नंबर 1। जैसे कि मैंने आपसे कहा जिंक 2+ का रिडक्शन हुआ और बन गया जिंक, तो एक मोल जिंक 2+ के रिडक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक मोल जिंक 2+ के रिडक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब हुए? कितने मोल इलेक्ट्रॉन ने एक मोल जिंक 2+ का रिडक्शन किया? तो आप कहेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 2 फैराडे और 2 इंटू 96500 कूलॉम। मेरा कहने का मतलब क्या है? इस चीज को अब हम इतने तरीके से बोल, सोच और पढ़ सकते हैं, राइट? दूसरा कंसेप्ट ये आता है किसी भी सब्सटेंस में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पर्टिकुलरली हम लोग बैटरी से चार्ज पास करते हैं। जब 1 फैराडे चार्ज पास होगा, जब 1 फैराडे चार्ज पास होगा, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा। 1 फैराडे विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि 1 फैराडे चार्ज विल प्रोड्यूस, विल डिपॉजिट, विल लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे 3 ग्राम इक्विवेलेंट, n फैराडे n ग्राम इक्विवेलेंट, 0.1 फैराडे 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट और वाइस वर्सा। हम कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का अगर मुझे 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिला तो आपको समझ जाना, अच्छा पक्का 2 फैराडे चार्ज वहां पे पास हुआ होगा, तभी उस सब्सटेंस का 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिला। तो अगला जो कंसेप्ट है वो ये है कि 1 फैराडे चार्ज इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम लोग कह सकते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलॉम, राइट? अब यहां से आता है अगला कंसेप्ट जो मैंने अभी आपसे बातों में कहा कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने फैराडे या जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। ये एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने फैराडे या जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इसी बात को मोल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कह सकता हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूं 96500 कूलॉम है मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? 96500 कूलॉम का मतलब 1 फैराडे और 1 फैराडे किसी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट करेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले जो आपको याद है,
ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। कहीं ना कहीं यहां से आप इस क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रॉब्लम करने का एक कंसेप्ट, एक तरीका सीख लेते हैं। क्या कि अगर आपको फैराडे पता होगा, अगर आपको चार्ज पता होगा या आपको मोल इलेक्ट्रॉन पता होगा तो भैया आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता होगा। और जब आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता होगा तो सवाल आपसे वेट पूछेगा तो वेट पता होगा, कभी मोल पूछेगा तो मोल पता होगा। बस यहां पे सबसे बड़ा खेल होता है एन फैक्टर का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो एन फैक्टर होता है दैट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अब यहां पे सारा खेल है, मतलब ये न्यूमेरिकल का टाइप बन गया कि आपको मैं चार्ज दूंगा और पूछूंगा फला सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो आपको तो ये सोचना, अच्छा इतना चार्ज है, इतना फैराडे है, इतना फैराडे, इतना ग्राम इक्विवेलेंट है, इतना ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वहां से वेट बताइए। फिर मैंने कभी आपसे मोल पूछ लिया तो चार्ज दिया, मोल पूछा तो चार्ज से फैराडे से ग्राम इक्विवेलेंट से मोल, राइट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ गैसेस लिबरेट होती हैं, तो उन गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम याद होना चाहिए। जैसे जब कभी कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। उसी प्रकार से अगर कोई गैस लिबरेट होगी तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब साहब वो जो गैसेज हैं उनका इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या है, तो आपको फॉर दिस पर्पस ओनली एटलीस्ट इन तीन गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम तो याद होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 5.6 लीटर। हालांकि कंडीशंस पे है बट फिलहाल अभी जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए आपको इतना याद होना चाहिए क्या कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 5.6 लीटर, हाइड्रोजन जब जब आएगा 11.2 लीटर, क्लोरीन जब जब आएगा 11.2 लीटर। कितना आसान है याद करना। हमारे सभी इलेक्ट्रोलाइसिस में तीन गैसेस लिबरेट होती हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस में दो का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 11.2 लीटर और एक का है 5.6 लीटर। मैं फिर से कंसेप्ट बता दूं, अभी तक मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फैराडे और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मोल इनटू एन फैक्टर। अगर गैसेस की बात करें तो वो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है फैराडे लॉ। अब फैराडे के दो लॉ है। पहला लॉ है जो ये कहता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे इमेजिन करिए दो इलेक्ट्रोड है, तो ऊपर से हमने बैटरी है ना, ये इलेक्ट्रोड है, यहां बैटरी है, बैटरी से चार्ज सप्लाई हो रहा है। जब बैटरी से चार्ज आ रहा है तो हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड पे कोई डिपॉजिट हुआ है, हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड पे कोई गैस लिबरेट हुई है। किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट हुआ है या जो लिबरेट हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा चार्ज कितना आया है। और मैंने यहां पे आपको यह समझाया कि एक फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारी बातें करी, राइट। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कितना चार्ज सप्लाई होता है। सो बेसिक लॉ, बहुत बेसिक सी बात है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिट होता है वो उतना ही होगा कि जितना आपने चार्ज सप्लाई किया है, राइट। अब खेल ये है कि हमने चार्ज कितना सप्लाई किया। तो सबसे पहला जो लॉ है वो ये है W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। यहां पे जो W है वो है वेट डिपॉजिटेड, ठीक है। जो I है वो है करंट, जो T है वो टाइम इन सेकंड। इसी को जब हम चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है Z इंटू क्यू। यहां पे Z है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। इसे हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, राइट। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। मैं जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा या हम जो सीख रहे हैं तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस फॉर्मूले से करो, यहां से थोड़ा सा अपन फेरबदल करते हैं, ठीक है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है W बराबर ZIT, ये होता है, ऑलराइट। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और क्या होता है जरा सुनिएगा। ये जो Z है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इस इक्विवेलेंट वेट को यहां नीचे ले आऊं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT अपॉन फैराडे। अगर Q के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ये Q अपॉन फैराडे। मतलब हम यहां से कह सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये वाला फॉर्मूला, ये Z इक्विवेलेंट वेट नीचे आया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q बाय फैराडे। अगर Q के फॉर्म में है
अगर करंट के फॉर्म में तो हो जाएगा I इंटू टी अपॉन फैराडे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं कहूंगा। आपको तो यह सोचना है कि जब सवाल में करंट देगा तो मुझे अभी भी ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालना है, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होगा I इंटू टी बाई फैराडे। आपको यह सोचना है अगर सवाल में मुझे चार्ज देगा तब भी मुझे ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालना होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होगा Q बाई F। जितने भी सवाल आएंगे, व्हाट इज द ट्रिक इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, यू हैव टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। करंट दिया है तो I इंटू टी बाई एफ से, चार्ज दिया है तो Q बाई एफ से। आपको फाइंड क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा तो कभी वेट पूछेगा, तो कभी वॉल्यूम पूछेगा, तो कभी मोल पूछेगा। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाए उसी से वेट और मोल के फॉर्म में आप रिलेट कर सकते हैं, राइट। फैराडे का दूसरा लॉ कहता है कि जब इलेक्ट्रोड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई होता है, इमेजिन करिए मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रोड हैं, इस इलेक्ट्रोड पे अब आपने बैटरी लगाई, तो जब बैटरी से चार्ज सप्लाई होता है तो हम किसी प्रकार का लॉस नहीं मान रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रोड पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पहुंच रहा है। इस इलेक्ट्रोड पे भी Q, इस इलेक्ट्रोड पे भी Q, इस इलेक्ट्रोड पे Q। जब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पहुंच रहा है तो कंसेप्ट कहता है 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर Q फैराडे आया है या जो भी चार्ज आया है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों इलेक्ट्रोड पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। न्यूमेरिकल करने का अगला लॉजिक ये है कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड होते हैं और चार्ज सप्लाई होता है तो सभी इलेक्ट्रोड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है, अगर सवाल में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं दिया है। तो आपको मान के चलना है कि सभी इलेक्ट्रोड पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गया है। जब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई हुआ है तो सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो वेट डिपॉजिटेड है वो इक्विवेलेंट वेट, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है। वेट डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड is proportional to their equivalent weight। अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ का नाम सुन के नहीं सॉल्व करें, आप तो इस कंसेप्ट से सॉल्व करें कि मुझे डाटा क्या गिवन है और किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में मुझे ग्राम इक्विवेलेंट डिफाइंड करना है। अगर सवाल में करंट गिवन है तो करंट से ग्राम इक्विवेलेंट निकालें ऐसे, अगर सवाल में चार्ज गिवन है तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालें ऐसे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अपन थोड़ा सा उल्टा सोच रहे हैं। ये तीनों इलेक्ट्रोड हैं, तीनों इलेक्ट्रोड पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गया, तो इस पे भी Q आया, इस पे भी Q आया, इस पे भी Q आया। जब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आया तो क्या तीनों सब्सटेंस पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आया? जब तीनों सब्सटेंस पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आया तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, तीनों सब्सटेंस पे इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट आया। वो डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने दौड़ाया। अगर 1 फैराडे गया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 2 फैराडे आया तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट एंड सो ऑन। पर एक बात तो पक्की है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रोड पे है उतना ही दूसरे पे है, उतना ही तीसरे पे है, और जब तीनों का आप रेशियो निकालोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, मतलब जो रेशियो होगा वो तो 1:1:1 का होगा। बोलो हाँ या ना। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इधर चला जाएगा तो क्या यही फैराडे का सेकंड लॉ नहीं बन जाएगा? तो फैराडे का सेकंड लॉ जो है WA is to WB is to WC is equal to EA is to EB is to EC, उसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रोड पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है, राइट। नेक्स्ट जो इसी रिलेशन से निकल के आता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का टाइप है, उसके लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल के फॉर्म में होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो A का मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू 1:1:1। सवाल में आपको मोल देगा तो जो मोल का रेशियो होगा वो एन फैक्टर के इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा। 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ A इज टू 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ B इज टू 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ C करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक की सारी बातों की एक बात कि अब तक हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट के टोटल कितने फॉर्मूले हो चुके हैं बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर इक्वल टू Q बाई F इक्वल टू IT बाई F। अगर गैसेस की बात करें तो यही हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और इन 3 गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम हमको याद होना चाहिए। आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। जो पहला सवाल आपके सामने है वो ये कह रहा है 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 0.224 liter of hydrogen gas is formed at the cathode, ठीक है। The volume of oxygen gas formed at the anode under identical condition is। बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक कैथोड है, एक एनोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस मिली, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस मिली। आइडेंटिकल कंडीशन है तो स्वाभाविक सी बात है दोनों इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज सप्लाइड है, जो चार्ज पास है वो इक्वल है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का
0.224 लीटर अपने को मिला, ऑक्सीजन गैस का पूछा है। मैं ना तो फेराडेज लॉ के बारे में सोचूंगा, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो है ग्राम इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा कि ऐसा करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोड पे ग्राम इक्विवेलेंट है वही तो दूसरे पे है, तो क्यों ना किसी एक इलेक्ट्रोड पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें। अब देखते हैं डाटा किसका गिवन है, वॉल्यूम का। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला अपने दिमाग में स्ट्राइक करेगा ग्राम इक्विवेलेंट का बच्चों, वो क्या करेगा, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम गिवन है, 0.224। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कितना इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, 11.2। मैंने ये कैथोड पर मिलने वाली गैस का ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। अब एक बात तो पक्की है कि एनोड पे जो गैस मिल रही उसका भी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ है, आइडेंटिकल कंडीशन है। तो अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो इसके बराबर ही होगा, पक्की बात है। अब ग्राम इक्विवेलेंट इतना होगा। अब आप ये सोचो कि आपसे पूछा क्या है। अगर हमसे मोल पूछा होता तो मोल इंटू एन फैक्टर का फॉर्मूला लगाते, हमसे वेट पूछा होता तो उसका लगाते, हमसे पूछा क्या, वॉल्यूम। तो अगेन फॉर्मूला किसका लगाएंगे, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना है, 5.6। तो जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 0.224 इंटू 5.6 अपॉन 11.2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.112 लीटर। बेहद ही आसान सवाल। द कंसेप्ट वाज कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से हमने सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके सामने है वो है 96.5 एम्पियर करंट इज पास्ड up to 10 seconds in aqueous AgCl solution, then calculate. First part, number of gram equivalent of silver deposited at cathode. आपसे सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है, और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, राइट। दो पार्ट हमसे पूछा है, कैसे सॉल्व करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर वक्त आपको प्रॉब्लम में ये सोचना है मैं कैसे ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करूं। अभी हमें जो ग्राम इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करना है, तो सवाल में जो डाटा दिया है वो करंट का दिया है, टाइम का दिया है। तो तुरंत आपको जो फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का याद आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन फेराडे, राइट। करंट कितना दे रखा है, 96.5। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। फेराडे कितना होता है, 96500, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितना मिल जाएगा बच्चों, 965 अपॉन 96500, तो मिल जाएगा 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब एक बात तो पक्की है कि कैथोड एनोड पे जो भी सब्सटेंस होगा उसका 10 की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। अब आप देख लो, आपसे वेट पूछा है तो इससे वेट से इक्वेट कर देना, आपसे वॉल्यूम पूछा है तो इसे वॉल्यूम से इक्वेट कर देना। सो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। जो सिल्वर है उसका डिपोजिशन कैथोड पे हुआ, उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो है 10 की पावर -2। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है मास, वेट, ठीक है। तो आगे अभी जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसे मैं किससे इक्वेट कर दूं, वेट से। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहां से हम वेट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट 10 की पावर -2 इंटू इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। Ag प्लस का एन फैक्टर कितना, 1, तो हो जाएगा 108 अपॉन 1, दैट इज 108। सो रफली जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.08 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे डिस्कस किया सेकेंड प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।